बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। माई सेल्फ सुमित शर्मा, जोलॉजी प्रोफेसर, पीडब्ल्यू विद्यापीठ देहरादून। देखो बच्चों, पिछले काफी समय से मेरे पास काफी क्वेरीज आ रही थी। बच्चे पूछ रहे थे कि सर बीइंग अ ड्रॉपर हमें अपनी स्ट्रेटेजी एग्जाम की कैसी रखनी है, आप थोड़ा गाइड कर दीजिए, थोड़ा बता दीजिए। तो मेरी एक्सपर्टीज के हिसाब से, जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा अभी तक स्टूडेंट्स के साथ, मैं कुछ इनपुट्स आपको देना चाहूंगा। देखो, सबसे पहले एज अ ड्रॉपर स्टूडेंट आपको एक चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी कि सारी चीजें ना इंसान के खुद से स्टार्ट होती है, खुद पे ही खत्म होती है। मतलब क्या है कि आपको सबसे पहले अपने सत्य का ज्ञान होना चाहिए कि वेयर यू आर स्टैंडिंग करंटली, आप अपने नॉलेज में, अपने मार्क्स में कहां पर स्टैंड करते हैं। आपको एक पेज पे यह लिख लेना है कि नीट 2024 में मेरा स्कोर क्या था और नीट 2025 में मेरी खुद से एक्सपेक्टेशंस कितनी है। अगर मैं मान के चलूं तो एक स्टूडेंट से, एक अच्छे स्टूडेंट से मेरी एक्सपेक्टेशंस अराउंड 700 मार्क्स की होती है। तो ये 700 मार्क्स हम अचीव कैसे करेंगे। जब भी हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करने जाते हैं तो सबसे पहले हमारे पास एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए। एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि अ गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ ड्रीम, और आप उसको विदाउट प्लान और विदाउट स्ट्रेटेजी कभी भी उसको अचीव नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि आप किस कैटेगरी में लाई करते हैं। बिकॉज देयर आर सेवरल कैटेगरीज ऑफ ड्रॉपर स्टूडेंट्स। देखो, एक तो ऐसा हो सकता है कि आप 11th-12th स्कूल में पढ़ रहे थे और आपने सोचा था कि पहले मैं 11th-12th अच्छे से कर लेता हूं, पेरेंट्स ने भी बोला होगा बोर्ड एग्जाम्स अच्छे से दे लो, उसके बाद शांति से ड्रॉप करना। दूसरा हो सकता है कि 11th-12th में आपने कोचिंग तो ली थी अपने सिटी के अंदर किसी इंस्टीट्यूट से, पर उस कोचिंग के दौरान आप अपनी कोचिंग पे ज्यादा फोकस नहीं कर पाए क्योंकि स्कूल का भी प्रेशर रहता था। इवनिंग में कोचिंग की क्लास होती थी, दिन भर स्कूल के प्रोजेक्ट्स करो, स्कूल पे फोकस करो, बोर्ड पे फोकस करो। अल्टीमेटली आप कोचिंग पे और अपने नीट के एग्जाम पे उतना फोकस नहीं कर पाए। तीसरा, आप पहले से ही ड्रॉप कर रहे हो और ड्रॉप पर रहते हुए आपको कोचिंग में आप गए, आपको यही नहीं पता लगा कि पढ़ना कैसे, आपको यही समझ नहीं आया कि क्या करना है, और आप ऐसे दुबले होते रहे, इधर उधर घूमते रहे। इन तीनों केसेस में जहां तक मेरा मानना है, आपका जो एवरेज स्कोर रहा होगा मेरे ख्याल से वो 0 से लेकर के 300 to 400 मार्क्स के बीच में रहा होगा। अगर आपके साथ बेटा ऐसा है, देन यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 0। आपको फिर से बिल्कुल 0 से, बेसिक से स्टार्ट करना है। जैसे कोई नर्सरी का बच्चा ABCD सीखता है, वैसे ही आपको नीट का सिलेबस 0 से स्टार्ट करना है। फिर एक कैटेगरी आती है उन स्टूडेंट्स की जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स 300 से 500 के बीच में लाई करते हैं। जिनके मार्क्स 300 से 500 के बीच में लाई कर रहे हैं, इसका मतलब हमने पढ़ा तो था, हमने एफर्ट्स तो डाले थे, पर हमारे एफर्ट्स शायद उतने नहीं थे जितने नीट को क्वालिफाई करने के लिए जरूरी होते हैं। हमारे साथ कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम रही होगी, जैसे नीट स्टूडेंट्स के साथ होती है कि हमारे साथ फिजिकल केमिस्ट्री में प्रॉब्लम आती है, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में चैलेंज आते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी जो बेसिक मैथमेटिक्स है उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी। आपको भी मैं यही रिकमेंड करूंगा, आप किसी भी कोचिंग में जाए, जहां भी जाए, फिर से 0 से अपने नोट्स बनाए, बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करें। अब इसके बाद जो मेन कैटेगरी आती है वो आती है जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स अभी 500 से 620 हैं। ये वो स्टूडेंट्स हैं जो थोड़ा सा अभी हताश है कि सर मैंने मेहनत भी पूरी करी थी, मैं जो कोचिंग में मेरे टीचर्स ने बोला कि मेरे को 6 घंटे पढ़ना चाहिए, मैं 6 घंटे पढ़ता भी था, मेरे कंसेप्ट्स भी सही थे, फिर भी कट ऑफ ज्यादा चलेगी और मेरे जो मार्क्स है वो कट ऑफ को क्वालिफाई नहीं कर पा रहे। तो देखो बेटा, आपके लिए क्या है, ऐसा तो है नहीं कि आपको पता नहीं है पढ़ते कैसे, आपको सब पता है पढ़ते कैसे, बस आपको अपने कंसेप्ट्स ब्रशअप करने हैं। वो कंसेप्ट्स ब्रशअप कैसे होंगे? फर्स्ट कमिंग टू फिजिक्स, अगर आपने फिजिक्स में लैक किया है तो आपको फिजिक्स के जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। कमिंग बैक टू लास्ट ईयर नीट, हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स थे जो काम कर रहे थे। उन स्टूडेंट्स को मैंने एक चीज बोली थी, बेटा अगर आप जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप उससे थोड़े से ऊपर लेवल पे जाओगे ना, जाके तैयारी करोगे उस सब्जेक्ट में जिसमें आपको डर लगता है, तो आपको एग्जाम में कंफर्टेबल फील होगा। और उसका रिजल्ट हमें देखने को मिला। दे हैव परफॉर्म्ड वेरी वेल इन फिजिक्स, क्योंकि हमने उनको पिछले 5 साल के जेईई मेंस के भी पेपर करा दिए थे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट फिजिक्स में डालना पड़ेगा ताकि आपके मार्क्स की इंप्रूवमेंट अच्छे से हो। कमिंग बैक टू बायोलॉजी, बायोलॉजी में आपको बेसिक्स पे स्टिक रहना है। बेसिक्स के स्टिक रहने का मतलब क्या है
कि आपको एनसीईआरटी पे फोकस रहना है। अब एनसीईआरटी पे फोकस कैसे रहता है? कुछ बच्चे एनसीईआरटी से ऐसा स्टिक करते हैं कि बिल्कुल एनसीईआरटी को ही रटते रहते हैं। एनसीईआरटी को पढ़ने का सही तरीका वो नहीं है कि मेरे को रटनी है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को कंसेप्ट आपको समझने हैं। अगर आप खुद समझ सकती हो तो वेल एंड गुड है। अगर आपको कोई टीचर ऐसा मिलता है जो आपको उन कंसेप्ट्स को इलेबोरेटिव वे में पढ़ाए और उसके बाद आपको बोले बेटा एनसीईआरटी लाइन टू लाइन रीड करके देखो, अगर कोई डाउट आए तो मेरे से पूछो, तो ऐसे टीचर्स के साथ आपको अलाइन रहना है। हाँ, एग्जाम एनसीईआरटी के अराउंड ही रिवॉल्व करेगा, पर आपको कंसेप्ट्स आपके स्ट्रॉन्ग रखने हैं। तीसरी बात क्या है? केमिस्ट्री में अगर मैं बात करूं, देखो केमिस्ट्री की 3 पार्ट्स है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल। अभी जो बच्चे इस कैटेगरी में लाई कर रहे हैं 500 to 620, अगर आप दोबारा प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी कोचिंग के माध्यम से, आपको क्या करना है? स्टार्टिंग में जो चैप्टर्स आते हैं, जोलॉजी हो, बॉटनी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, थोड़े से इजी चैप्टर्स हैं। जैसे फिजिक्स में डायमेंशन फॉर्मूला, बेसिक मैथमेटिक्स, आपको ऐसा हो सकता लगेगा कि सर मेरे को ये सब चीजें आती हैं, अब मैं घर पे जाके क्या करूं? अगर स्टार्टिंग के 1 महीना आपको बोरिंग फील होता है तो आप उन टॉपिक्स पर भी फोकस कर सकते हैं जो किसी भी कोचिंग के सिलेबस में लास्ट पे आते हैं। जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद करने की चीज है, तो आप स्टार्टिंग फेज में ही थोड़ा सा उसके शॉर्ट नोट्स बना करके याद करके अपने लिए रख सकते हैं। जैसे मैं बात करूं एनिमल किंगडम, अभी से आप उसके एग्जांपल्स याद करके रख सकते हैं। बॉटनी में बात करूं तो प्लांट मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी, उसको याद करके रख सकते हैं। फिजिक्स में बात करूं तो मॉडर्न फिजिक्स का कुछ हिस्सा आप पहले से ही थोड़ा बहुत पढ़ के रख सकते हैं, ताकि जब लास्ट में आओ सिलेबस अपने फुल फ्लो में हो, टेस्ट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो, तो आपको डिमोटिवेटेड फील ना हो कि मैं अब क्या पढ़ सकता हूं। ये तो रही स्ट्रेटेजीज। अब बात आती है कि मेरे को अपना माइंडसेट कैसा रखना है, मेरे को कैसे मोटिवेटेड फील रहना है इस अपनी जर्नी के दौरान। जब आप अपनी इस जर्नी को स्टार्ट करते हो, मेरा मानना यह है, क्योंकि मैं भी एक दिन एस्पिरेंट था, हमें एक मेंटर की जरूरत पड़ती है। अब वो मेंटर कोई भी हो सकता है। वो मेंटर आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, वो मेंटर आपके एल्डर ब्रदर सिस्टर हो सकते हैं, और वो मेंटर मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके टीचर हो सकते हैं। अगर कोई ऐसे टीचर है जिन टीचर को आप ये मानते हो कि ये टीचर मेरे को सही गाइड करेगा, तो आपको उन टीचर के कांटेक्ट में रेगुलरली रहना है। अपनी डेली रिपोर्टिंग ना हो सके तो वीकली रिपोर्टिंग उस टीचर को करनी है कि सर अभी मैंने इतना सिलेबस कर लिया है, ये मेरी रिवीजन हो चुकी है, और ये मेरा डेली गोल था और ये मेरा वीकली गोल था। ये डेली गोल मैंने कितना अचीव कर लिया, ये वीकली गोल मैंने कितना अचीव कर लिया। क्योंकि इस प्रिपरेशन के दौरान आपको लगेगा कई बार कि यार मैं तो अकेला खड़ा हूं, मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है, मैंने 8 घंटे पढ़ाई की है, 1 महीना लगातार ऐसा हो गया मैं ढंग से सो नहीं पा रहा हूं, फिर भी मेरे टेस्ट में मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे। उस टाइम पे रोल आता है टीचर का, क्योंकि टीचर को पता है कि मार्क्स गिरते हैं। प्रिपरेशन करोगे तो मार्क्स हमेशा एस्केलेटेड नहीं रहेंगे, कई टेस्ट आएंगे जिनमें डिफिकल्ट टॉपिक्स आते हैं, आपके मार्क्स डाउन होंगे। तब आपको एक सही मेंटर की जरूरत पड़ती है जो आपको सही दिशा में लेके जा सके। तो आपको कोशिश करना है कि आप ऐसे किसी एक मेंटर के साथ एलाइटेड रहे, साथ रहे, एंटेंगल्ड रहे, जो आपको आपकी मंजिल तक ले जा सके। दूसरी बात यह आती है कि इस प्रिपरेशन के दौरान आपके जो भी मार्क्स रहेंगे टेस्ट टू टेस्ट, आपको उन मार्क्स को इंप्रूव करने की पूरी कोशिश करनी है। आपको हर टेस्ट में एक गोल सेट करना है खुद के लिए कि ये टेस्ट है पहला टेस्ट, इस टेस्ट में फिजिक्स में डायमेंशन फॉर्मूला आएगा, फिजिक्स में मेरा एरर एनालिसिस आएगी, केमिस्ट्री में मूल कंसेप्ट आएगा, जोलॉजी में एनिमल टिश्यू आएगा, बॉटनी में सेल बायो आएगा। तो मेरा टारगेट क्या रहने वाला इन टॉपिक्स को लेकर कि क्या मेरे को 700 से ऊपर लाने हैं, क्या मेरे को 700 से कम का टारगेट खुद को देना है। वो आपको अपने बेसिक्स को देखते हुए, अपने पोटेंशियल को देखते हुए खुद को छोटे छोटे टारगेट्स देने हैं। अगर आप छोटे छोटे टारगेट्स को अकम्प्लिश करते चलोगे, ऑब्वियस सी बात है जो बड़ा टारगेट आपने लिया है वो एक दिन जरूर अकम्प्लिश हो जाएगा, और जब आप 2025 में होंगे तो आप अपने आप को एक MBBS स्टूडेंट कह पाओगे। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।